जो कल चल रहा था उससे आगे चलेंगे। 52 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को उनके भाई की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया? हर्षवर्धन को उनके भाई की मृत्यु के बाद किसने आमंत्रित किया था? ए बाणभट्ट, नहीं। बी पोनी, सी ध्रुववर्धन और डी देवगुप्त। तो इसमें पोनी या बोनी है जिन्होंने हर्षवर्धन को राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया था। इसका आंसर बी है। देखिए, हर्षवर्धन महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिए हर्षवर्धन के बारे में कि हेनसांग ने अपनी रचना सीयूकी, देखिए अक्सर आता है हेनसांग और सीयूकी मिलाने के लिए आ जाता है। हेनसांग ने अपनी रचना सीयूकी में लिखा कि पोनी, जिसे बोनी के नाम से भी जाना जाता है, ने हर्षवर्धन को उनके भाई की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन उसने क्या कर दिया? हर्षवर्धन ने अस्वीकार कर दिया था। और इस हेतु हर्षवर्धन ने क्या किया? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से बौद्ध भिक्षु अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से परामर्श किया और परामर्श में बोधिसत्व ने उससे कहा कि आप कन्नौज के सिंहासन पर बैठ सकते हैं, लेकिन महाराज की उपाधि धारण मत कीजिए, महाराज की उपाधि धारण मत कीजिए। तो हर्ष ने क्या किया कि आर्यपुत्र, राजपुत्र, कुमार की उपाधि धारण की। हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण? अक्सर पूछा जाता है, मिलाने को दे देता है, ठीक है। तो हर्ष ने जो है आर्यपुत्र और राजपुत्र और कुमार की उपाधि धारण की तथा अपना उपनाम शिलाजीत रखा। अपना उपनाम क्या रखा? शिलाजीत रखा। हर्षवर्धन का उपनाम क्या था? शिलाजीत था। और लेकिन 612 ईस्वी के आसपास उसने जो अपनी प्रतिज्ञा की थी उसकी, या बोधिसत्व ने जो उसको कहा था कि कभी भी अपने को क्या मत करना, महाराज की उपाधि धारण मत करना, इस प्रतिज्ञा को उसने तोड़ दिया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। इसका उल्लेख हमें बासखेड़ा ताम्रलेख से होता है। बासखेड़ा ताम्रलेख से होता है। अब 53, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं कार्यकलाप संबंधी पंचम प्रतिवेदन, जिसे 5th रिपोर्ट भी कहा जाता है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं? पहला, इसे ब्रिटिश संसद में वर्ष 1815 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये 1815 में नहीं, 1813 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? पंचम प्रतिवेदन 1813 में प्रस्तुत किया गया था। यही ए वाला गलत है। फिर बी देखिए, या 1002 पृष्ठों की थी, ये सही बात है कि इसमें 1002 पृष्ठ पेज थे, ये सही है बी। सी, इसकी लगभग 800 पृष्ठ की परिशिष्ट थी। 800 पृष्ठ की परिशिष्ट थी, जिसमें जमींदारों और रैयतों की याचिकाएं, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व प्राप्तियों संबंधी सांख्यिकी सारणियां और राजस्व तथा बंगाल और मद्रास के न्यायिक प्रशासन संबंधी अधिकारियों के लिखे गए नोट्स शामिल थे। तो ये भी क्या है? सही है। डी, पंचम रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यह भी बात सही है कि पंचम रिपोर्ट जो है सिलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें ए वाला गलत है, बाकी सही है। अब हम लोग 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सम्राट मोहम्मद शाह से
खालसा भूमि से इजारा प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत या निवेदन किया था। तो मोहम्मद शाह मुगल सम्राट थे और इनसे निवेदन किसने किया था? तो ए शाह वलीउल्लाह ने, बी रतन चंद ने, सी ख्वाजा मीर दर्द ने और डी सवाई जय सिंह ने। तो इनसे जो प्रतिवेदन है वो शाह वलीउल्लाह जी ने प्रतिवेदन किया था। मोहम्मद शाह एक लेटर मुगल पीरियड के मुगल बादशाह रहे हैं और इनके समय में अहमद अब्दाली ने भारत पर आक्रमण भी किया था और मोहम्मद शाह को शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर उपाधि और शासक के नाम दे देता है और मिलाने को दे देता है, तो याद रखिए मोहम्मद शाह की उपाधि शाह रंगीला के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। और अब शाह वलीउल्लाह जो थे, शाह वलीउल्लाह अक्सर दे देता है सूफी संत और उनके सिलसिला दे देता है और मिलाने को दे देता है, मिलान करिए। तो याद रखिए कि शाह वलीउल्लाह नक्शबंदी शाखा के संत थे। शाह वलीउल्लाह किस शाखा के संत थे? नक्शबंदी के संत थे और 1703 ईस्वी में इनका दिल्ली में जन्म हुआ था। 1703 में दिल्ली में जन्म हुआ था। नेक्स्ट 55, राष्ट्रीय उन्नति की कुंजी के रूप में वैज्ञानिक शिक्षा के संवर्धन हेतु वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना ए महेंद्र लाल सरकार ने की, बी हेनरी विवियन डिरोजियो ने की, सी राधाकांत देव ने की और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की। तो इसमें महेंद्र लाल सरकार जो हैं, इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी 1876 में। देखिए ये जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस है, इसे IACS के नाम से भी जाना जाता है और ये कोलकाता में है। ये कहाँ पर है? IACS ये कोलकाता में है और CV रमन थे, इसी संस्थान से जुड़े थे जिन्हें रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज CV रमन ने की थी। अक्सर ये भी पूछा जाता है, मिलाने को दे देता। रमन प्रभाव की खोज किसने की? रमन प्रभाव और कई प्रभाव और उसके खोजकर्ता दे देते हैं। तो ध्यान रखिए कि रमन प्रभाव CV रमन। नेक्स्ट 56, बौद्ध धर्म, मुरुगन, नाथ, कोरावई। बौद्ध धर्म, मुरुगन, नाथ, कोरावई। देखिए बौद्ध धर्म और ये तारा जो थी ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तारा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो ए का जो आंसर है वो थर्ड है। तो ए का थर्ड के अनुसार जो है वो ए वाला सही है, ए वाला सही है। तो बौद्ध धर्म तारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुरुगन स्कंद, ठीक है, स्कंद जो है वो मुरुगन से संबंधित है। नाथ सिद्ध जो है वो नाथ से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से। सिद्ध नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और शक्ति जो है कोरावई से संबंधित है। शक्ति जो है वो कोरावई से संबंधित है। 57 पी आनंद चार्लू, KT टैलंग, आनंद मोहन बोस। देखिए इसमें भी सूची दी गई है 1 और 2, इसको मिलान करना है। तो पी आनंद चार्लू, KT टैलंग, आनंद मोहन बोस, राजा राम मोहन राय। अब इधर क्या है कि इन्होंने जो संगठन की स्थापना हुई उसकी मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, आठवीं सभा। तो ये जो मद्रास महाजन सभा है ये किसके समय में बना? पी आनंद चार्लू, ठीक है, पी आनंद चार्लू के समय में। फिर ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है KT टैलंग के समय में। आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस के समय में। आठवीं सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जो आगे चलकर
1828 में जो है ब्रह्म समाज के रूप में तब्दील हो गया था। पहले आत्मीय सभा की स्थापना की, यही आत्मीय सभा ब्रह्म समाज में तब्दील हो गया था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसके अनुसार ए वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन मुगल कालीन भारत में शहरों के प्रशासन से संबंध नहीं था? देखिए, मुगल कालीन भारत में शहरों के प्रशासन से संबंध नहीं था। मुगल काल का जो प्रशासन था वो केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में था। शहर से संबंध में भी प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, इसमें ए नाजिम है, बी काजी है। नाजिम जो होता था, देखिए मुगल काल में प्रांतों को प्रांतपति भी कहते थे, गवर्नर भी कहते थे और नाजिम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाजिम भी कहा जाता था। प्रांतों का जो अध्यक्ष होता था, प्रांतपति जो होता था, उसे नाजिम कहा जाता था। जो काजी थे, काजी का काम शहर काजी न्याय का भी काम और धार्मिक कार्यों से संबंधित होता था। तो काजी शहर में थे। मीर अदल जो था, मीर अदल शहरी बाजार को मीर अदल कहा जाता था। और कोतवाल जो था, ये शहर में की व्यवस्था को देखता था। आपने सुना होगा चौक में कोतवाली है। चौक में क्या है? कोतवाली। ये नाम पुराना है, ठीक है। तो कोतवाल शहर की व्यवस्था को देखता था। काजी जो है वो न्याय को और धर्म से रिलेटेड शहर की चीजों को देखता था। मीर अदल जो था वो शहरी बाजार को कहा जाता था। नाजिम जो था, इसमें ये प्रांतपति होता था। ये शहर को नहीं देखता था, पूरे प्रांत का अध्यक्ष हुआ करता था। तो ए वाला गलत है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए रणजीत सिंह के, सिख राजा रणजीत सिंह के संदर्भ में। देखिए, सिख राजा, यहां से भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि सिख राजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। 4 प्रांतों में, इसे याद रखने के लिए कमू लापे कह सकते हैं। कमू लापे। का से कश्मीर, मा से मुल्तान, पे और ला से लाहौर और पे से पेशावर। कश्मीर, मुल्तान, लाहौर और पेशावर, ठीक है। ये 4 पार्ट में विभाजित किया था। चारों को मिलाने को भी दे देता है। कश्मीर को जो इन्होंने नाम दिया वे जन्नत नाजिर, जन्नत नाजिर नाम दिया। मुल्तान को जो इन्होंने नाम दिया वे दारुल अमन का नाम दिया, दारुल अमन का नाम दिया। पेशावर और लाहौर, ये 4 थे। प्रत्येक सूबा जो था, अच्छा ये पूछ सकता है कि सिखों के समय में साम्राज्य का विभाजन के क्रम दे सकता है। तो साम्राज्य को किसमें विभाजित किया गया था? साम्राज्य को सिखों के समय में सूबे में विभाजित किया गया था। साम्राज्य को प्रांत या सूबे में विभाजित किया गया। और प्रांत या सूबे को किसमें विभाजित किया गया था? परगनों में। सूबे को परगनों में। परगना मतलब जिला होता था। और परगने को किसमें विभाजित किया गया था? तालुका में। और तालुका को मौजों में विभाजित। ये याद रखिए, ये क्रम मिलाने को आ सकता है। ये दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को भी मिलाने में आता है, वो अलग उसका है। ये मुगल कालीन प्रशासन की व्यवस्था को भी मिलाने में आता है। कभी कभी ये मराठा प्रशासनिक व्यवस्था को भी इस तरह मिलाने में आता है। और सिख साम्राज्य के प्रशासन को भी मिलाने के लिए आता है। तो सिख में क्या होगा? साम्राज्य को प्रांत या सूबे में, सूबे को परगना में, परगना को जिला कहते हैं, ठीक है। और परगने को किसमें? परगनों को जो है तालुक में, और तालुकों को मौजों में विभाजित किया गया था। तो ये क्रम आपका होगा। आखिरी में सबसे मौजे, और मौज जो थे इसमें 50 से 40 की संख्या होती थी। मौज में 50 से 40 गांव आते थे। 50 से 400 गांव, 50 से 400 गांव तक आते थे। अब नेक्स्ट 59 क्रम से मिलाना है।
निम्नलिखित विजयनगर शासकों को उनके शासन के सही कालानुक्रम ढंग से व्यवस्थित कीजिए। विजयनगर के शासक दिए हैं, इनको क्रम से मिलाना है। पहला अच्युतदेव राय हैं, बी वेंकट प्रथम हैं, सी कृष्णदेव राय हैं, डी वीर नरसिंह हैं और ई सदाशिव है। देखिए, इसको मिलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक तो इसमें ध्यान रखिए कि जो वीर नरसिंह है, डी वाला वीर नरसिंह इसमें पहले हैं, वीर नरसिंह इसमें पहले हैं, ठीक है। तो डी वाले से आप कर सकते हैं, उस हिसाब से बी वाला आंसर क्या है आपका, सही है। वीर नरसिंह सबसे पहले होगा, उस हिसाब से डी वाला सही है। लेकिन इसको याद रखने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा, इसको याद रखने के लिए आपको ये ख्याल रखना है कि इसको एक तो सूत्र ध्यान रख लीजिए और फिर इसका सन ध्यान रखिए। तो पहले सूत्र सुन लीजिए और फिर सन को देख लीजिए। सूत्र क्या है, विक्री आवेश, विक्री आवेश। आप ध्यान रखिए, विक्री आवेश, वी से वीर नरसिंह, वी से क्या होगा, वीर नरसिंह होगा। क्री से कृष्णदेव राय होगा, की से कृष्णदेव राय होगा। फिर अच्युतदेव राय, कृष्णदेव राय के बाद याद रखिए कि अच्युतदेव राय का शासनकाल आता है। तो कृष्णदेव राय के बाद अच्युतदेव राय, अच्युतदेव राय के बाद वेंकट प्रथम आएंगे और फिर वेंकट प्रथम के बाद सदाशिव आएंगे। इस क्रम में आप लगाएंगे तो विक्री आवेश हो जाएगा, वी से वीर नरसिंह हो जाएगा, क्री से कृष्णदेव राय हो जाएगा और फिर आवेश, आ से अच्युतदेव राय हो जाएगा, वे से वेंकट प्रथम हो जाएगा और फिर सा से सदाशिव हो जाएगा। तो इसको अगर आप याद रखेंगे, जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, विक्री आवेश, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके जो है इसके शासन को भी याद रखना जरूरी है। तो इसमें पहला क्या है, वीर नरसिंह है, इनका कार्यकाल 1505 से 1509 था, 1505 से 1509 था। कृष्णदेव राय का जो कार्यकाल था वो 1509 से 1529 था, 1509 से 1529 था। और अच्युतदेव राय का कार्यकाल 1529 से 1542 था और वेंकट प्रथम का 1542 था, सदाशिव का 1543 से 1567 था। तो अभी पांचों में देखा जाए तो सबसे कम समय किसका था शासनकाल, वेंकट प्रथम का था। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन, किसका शासन सबसे कम समय तक था, तो वेंकट प्रथम का इसमें सबसे कम था। और सबसे अधिक किसका समय था, तो सबसे अधिक समय कृष्णदेव राय के समय में था। कृष्णदेव राय के समय में उनका शासनकाल सबसे अधिक था, लगभग 20-21 साल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक शासक थे, निम्नलिखित में से कौन शक शासक थे, निम्नलिखित में से कौन शक शासक थे। ए रुद्रदमन, बी चस्तान, सी माओस, डी गोंडोफरेस और ई मिथिराडेटस। ये 5 दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन शक शासक थे। रुद्रदमन शक शासक थे, ये सही है। चस्तान शक शासक थे, ये भी सही है। माओस, इसे माउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ए बी सी सही है, ये शक शासक थे। और डी ई गलत है, डी ई क्या है, गलत है। तो इसमें आपका बी वाला ए बी सी ये आंसर सही है। अब इससे संबंधित कुछ जानकारी सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन और भी बने हैं कई बार। तक्षशिला के प्रारंभिक शक शासकों में माउस या मेउस का नाम सर्वप्रमुख है। तक्षशिला के प्रारंभिक शासकों में माउस या मेउस, कहीं माउस मिलता है, कहीं माउस, मेउस का नाम सर्वप्रमुख है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो समय काल था वो 20 बीसी से 22 एडी तक था, 20 बीसी से 22 एडी तक था। और इनके पश्चिमोत्तर प्रांत में इनके कई सिक्के मिलते हैं और इनकी पहचान जो है, तक्षशिला जो ताम्रपत्र है उसमें महाराज भोग के नाम से है, इनकी पहचान महाराज भोग के नाम से दिया गया है। और कई बार ये पूछा गया है कि महाराज भोज के नाम से कौन जाना जाता है, तो
तो माउस या मेउस जाने जाते हैं। अब देखिए पश्चिम भारत में शक शासक के नवीन राजवंश जो था, पश्चिम भारत में शक शासक के नवीन राजवंश कार्दमक की स्थापना, कार्दमक नवीन राजवंश कार्दमक की स्थापना किसने की थी? चस्टन या चस्तान ने की थी। चस्टन या चस्तान ने की थी। चस्टन की मृत्यु के बाद रुद्रामन जो है पश्चिम भारत में शकों का राजा हुआ। पश्चिम भारत मतलब गुजरात, ठीक है, पश्चिम भारत मतलब गुजरात में का वो राजा हुआ रुद्रामन। रुद्रामन का अभिलेख भी मिला है, अक्सर मिलाने के लिए आ जाता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रामन का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रामन का है, अक्सर ये मिलाने के लिए आता है। और जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि सभी जातियों के लोगों ने रुद्रामन को अपना रक्षक चुना था। किस अभिलेख में लिखा है? ये जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है। अब देखिए गोंडो फरेश को गोंडो फर्नीज के नाम से भी जाना जाता है। असली नाम गोंडो फरेश का नाम गोंडो फर्नीज है और ये पहलव वंश के शासक थे। ये क्या थे? पहलव वंश के शासक थे। शासक वंश और शासक दे देता है, एक तरफ डायनेस्टी एक तरफ शासक मिलाने को दे देता है। अक्सर आता है पहलव वंश और मिलाने को, तो गोंडो फर्नीजी पहले वंश का शासक था, ये ध्यान रखिएगा। अब ये मिथिलाडेटस कौन थे? ये पोंटिक राजवंश के थे। ये किस राजवंश से संबंधित थे? पोंटिक राजवंश से ये संबंधित थे, ये ध्यान रखिएगा। जो राजवंश और शासक मिलाने को आता है उसमें आपका काम आएगा। अब 61 सूची 1 सूची 2 इसमें भी मिलान करना है। ऊपरी ये क्या है? ऊपरी है लिस्ट, ऊपरी, अमला, देसाई, मसंद, ये सब जो है इसमें से ऊपरी, अमला, देसाई, ये जो है मराठा कालीन स्थानीय प्रशासन से रिलेटेड है। और ऊपरी, अमला, देसाई, मसंद। ऊपरी क्या है? मराठों के शासनकाल में काश्तकारी अवधि की एक कोटि थी, ठीक है। ऊपरी क्या है? मराठों के शासनकाल में काश्तकारी अवधि की एक कोटि थी, ये सही है। एकावन। अब दी देखिए क्या है? अमला जो है क्लर्क या कर संग्राहक, उस जो कर जो है संग्रह करते थे, जो बाबू थे जो कर संग्रह करते थे, उसे अमला कहा जाता है। बी का सेकंड सही है। सी देसाई। अब देसाई कौन थे? देसाई जो हैं संपत्तिधारी या राजस्व अधिकारधारी। जो संपत्तिधारी होता था या राजस्व अधिकारधारी होता था, ठीक है, उसको देसाई कहा जाता था। संपत्तिधारी को या राजस्व अधिकारधारी को जो है देसाई के नाम से जाना जाता है। अब मसंद क्या था? संगतों के अभिहित प्रभारी स्थानीय सिख अधिकारी। संगतों के अभिहित प्रभारी स्थानीय सिख जो अधिकारी थे उसे मसंद कहा जाता था। मसंद जो है ये सिख प्रशासन से संबंधित है, बाकी और मराठा से भी संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से आंसर आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3rd और डी का 4th है। ए वाला आपका आंसर सही है।